एडजी पर वापस स्वागत है, जहां तुम क्लास 12 के लिए अपने पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, सिर्फ रटते नहीं। आज हम सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री का थीम 11 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड पूरा रिवाइज करेंगे। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनो। मैं गौरव हूँ और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन तुम इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हो। जयपुर की एक स्टूडेंट अनन्या को डेट्स याद थीं, पर वह एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि सॉल्ट लॉ इतना पावरफुल सिंबल क्यों बना। आज हम उसी तरह के वाई क्वेश्चंस, मूवमेंट्स, सोशल रिफॉर्म, सोर्सेज और एग्जाम टिप्स करेंगे। और सुनते समय एक छोटा काम करना। जब भी मैं पूछूं, तुरंत आंसर मत देखना। एक सेकंड रुककर सोचो कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। हम गांधी की जर्नी को 1915 से 1948 तक एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह देखेंगे। पहले उनकी रिटर्न और शुरुआती लोकल स्ट्रगल्स, फिर रॉलेट सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन, उसके बाद चरखा और मास अपील, सॉल्ट सत्याग्रह, राउंड टेबल डायलॉग्स, क्विट इंडिया और पार्टीशन के बाद की पीस वर्क। अंत में हम हिस्टोरिकल सोर्सेज और 100 से 150 वर्ड्स वाले आंसर फ्रेम्स भी बनाएंगे। सबसे पहले चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पकड़ो। गांधी को इंडियन नेशन का फादर कहा गया क्योंकि वे फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे इन्फ्लुएंशियल और रिवेयर्ड लीडर्स में थे। लेकिन चैप्टर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देता है। महान व्यक्ति हिस्ट्री बनाते हैं, पर हिस्ट्री और सोसाइटी भी उन्हें शेप करती है। इसलिए इसे केवल गांधी की बायोग्राफी की तरह मत पढ़ना। ये सोसाइटी, पॉपुलर स्ट्रगल्स, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन और हिस्टोरिकल सोर्सेज का चैप्टर भी है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चैप्टर किस पीरियड को एनालाइज करता है, आंसर होगा 1915 से 1948 तक गांधी की एक्टिविटीज इन इंडिया। और फोकस केवल पॉलिटिकल मूवमेंट्स पर नहीं है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी के साथ इंटरैक्शंस, पॉपुलर स्ट्रगल्स और हिस्टोरियंस के सोर्सेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ये डिस्टिंक्शन याद रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर पूरा चैप्टर सिर्फ मूवमेंट्स की टाइमलाइन बना देते हैं। अब चलते हैं जनवरी 1915 पर, जब मोहनदास करमचंद गांधी 2 डिकेड्स विदेश में रहने के बाद इंडिया लौटे। इन वर्षों का बड़ा हिस्सा साउथ अफ्रीका में बीता, जहां वे लॉयर के रूप में गए थे और इंडियन कम्युनिटी के लीडर बने। वहीं उन्होंने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की डिस्टिंक्टिव टेक्निक्स, यानी सत्याग्रह, डेवलप की। वहीं उन्होंने रिलीजन्स के बीच हार्मनी और लो कास्ट्स तथा विमेन की डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट पर भी अटेंशन दिया। यहाँ एक छोटी क्लैरिफिकेशन। सत्याग्रह को केवल पैसिव रेजिस्टेंस मत समझना। सोर्स इसे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की ऐसी टेक्निक के रूप में दिखाता है जिसने कॉलोनियल रूल के विरुद्ध स्ट्रगल को मॉरल और ऑर्गेनाइज्ड फोर्स दी, यानी विरोध था, लेकिन वायलेंस के बिना। एग्जाम में डेफिनेशन लिखते समय नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, सत्य पर आग्रह और डिसिप्लिन रेजिस्टेंस जैसे आइडियाज को कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करना यूजफुल रहेगा। गांधी जब 1915 में लौटे, तब इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन 1893 से अलग थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजर सिटीज और टाउन्स में ब्रांचेस बना चुका था। 1905 से 1907 के स्वदेशी मूवमेंट ने मिडिल क्लासेस के बीच अपील ब्रॉडन की थी। लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय मिलिटेंट ऑपोजिशन के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर मॉडरेट्स ग्रेजुअल और परसुएसिव अप्रोच प्रेफर करते थे। गांधी के पॉलिटिकल मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी उस समय मॉडरेट्स में थे और गांधी की तरह लंदन ट्रेन्ड लॉयर थे। गोखले की सलाह पर गांधी ने 1 साल ब्रिटिश इंडिया ट्रैवल करके लैंड और पीपल को समझा। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी ने सीधे नेशनल मूवमेंट लीड नहीं किया। उन्होंने पहले देश और लोगों को ऑब्जर्व किया। उनकी पहली मेजर पब्लिक अपीयरेंस फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग समारोह में हुई। ऑडियंस में प्रिंसेस, फिलैंथ्रोपिस्ट्स और कांग्रेस लीडर्स थे, लेकिन गांधी रिलेटिवली अननोन थे। उन्होंने सेलिब्रेशन को सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन का अवसर नहीं बनाया। उन्होंने रिच और प्रिविलेज लोगों से पूछा कि अगर पेजेंट्स और वर्कर्स मेजॉरिटी हैं, तो नेशनलिज्म में उनकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। बीएचयू स्पीच का 2 लेयर मीनिंग समझो। एक तरफ गांधी ने फैक्ट बताया कि इंडियन नेशनलिज्म अभी एलीट फिनोमिनन था, जिसमें लॉयर्स, डॉक्टर्स और लैंडलॉर्ड्स का बड़ा रोल था। दूसरी तरफ उन्हें इंटेंट घोषित किया
कि नेशनलिज्म को पूरे इंडियन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। यही प्रॉमिस बाद में चंपारण और मास मूवमेंट्स के थ्रू दिखाई देता है। अब एक्टिव रिकॉल, गांधी को लखनऊ कांग्रेस में 1916 के अंत में किसने अप्रोच किया और क्यों? सही डायरेक्शन है चंपारण का एक पीसेंट, जिसने बिहार में ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स द्वारा पीजेंट्स के हार्श ट्रीटमेंट की बात बताई। यहीं से गांधी के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में अप्लाई करने का अवसर मिला। 1917 में गांधी ने चंपारण में पीजेंट्स के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और अपनी चॉइस की क्रॉप्स कल्टीवेट करने की फ्रीडम की मांग की। 1918 में गुजरात में 2 कैंपेन्स आए। अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के वर्किंग कंडीशंस का इशू था और खेड़ा में हार्वेस्ट फेलियर के बाद पीजेंट्स ने टैक्सेस की रिमिशन मांगी। इन स्ट्रगल्स ने गांधी को पूर के प्रति डीप सिंपैथी रखने वाले नेशनलिस्ट के रूप में पहचान दी। लेकिन एक डिस्टिंक्शन मत भूलना, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा इंपॉर्टेंट थे, पर वे लोकलाइज स्ट्रगल्स थे। 1919 में रॉलेट एक्ट ने गांधी को मच वाइडर मूवमेंट बनाकर इश्यू दिया। ग्रेट वॉर के दौरान सेंसरशिप और डिटेंशन विदाउट ट्रायल जैसी कठोर मेजर्स लागू हुई थी। रॉलेट कमेटी की रिकमेंडेशन पर इन्हें कंटिन्यू किया गया। गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध कंट्री वाइड कैंपेन कॉल किया। नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के टाउन्स में शॉप्स बंद हुई और स्कूल्स भी बंद रहे। पंजाब में प्रोटेस्ट पर्टिकुलरली इंटेंस था क्योंकि कई लोगों ने वॉर में ब्रिटिश साइड से सर्विस की थी और रिवॉर्ड की उम्मीद की थी, लेकिन उन्हें रॉलेट एक्ट मिला। गांधी जी पंजाब जाते समय डिटेन्ड हुए और लोकल कांग्रेसमैन भी अरेस्टेड हुए। अप्रैल 1919 में अमृतसर का जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ। एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर ने नेशनलिस्ट मीटिंग पर ट्रूप्स को फायर करने का आदेश दिया और 400 से अधिक लोग मारे गए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रॉलेट सत्याग्रह को केवल एक्ट के विरोध तक सीमित मत लिखना। यह वह इवेंट था जिसने गांधी को ट्रूली नेशनल लीडर बनाया और कॉलोनियल रिप्रेशन की गंभीरता को सामने रखा। एक क्विक चेक, रॉलेट एक्ट से जुड़ी मुख्य ग्रीवेंस क्या थी? डिटेंशन विदाउट ट्रायल और कठोर वॉर टाइम मेजर्स का कंटिन्यूएशन। अब सोचो, इस ग्रीवेंस ने अलग अलग टाउन्स और कम्युनिटीज को कैसे कनेक्ट किया होगा? यही आंसर में लिखना है कि एक लीगल इशू वाइडर पॉलिटिकल डिस्कंटेंट का सिंबल बन गया। रॉलेट सत्याग्रह के बाद गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉल दिया। कॉलोनियलिज्म खत्म करने के इच्छुक इंडियन से कहा गया कि गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस अटेंड न करें, लॉ कोर्ट से दूर रहें और टैक्सेस ना दें। इसका बेसिक आइडिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वॉलंटरी एसोसिएशन का रेनंसिएशन। गांधी जी का मानना था कि इफेक्टिव नॉन कोऑपरेशन से इंडिया 1 साल में स्वराज पा सकता है। मूवमेंट को वाइडर बनाने के लिए गांधी ने खिलाफत मूवमेंट के साथ हाथ मिलाया। खिलाफत मूवमेंट इंडियन मुस्लिम्स का मूवमेंट था जिसे मोहम्मद अली और शौकत अली ने लीड किया। इसका उद्देश्य तुर्किश सुल्तान या खलीफा और मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस से जुड़े पॉलिटिकल क्लेम्स को प्रोटेक्ट करना था। कांग्रेस ने सपोर्ट किया और गांधी ने इसे नॉन कोऑपरेशन के साथ जोड़ने की कोशिश की। गांधी की स्ट्रैटेजी थी कि हिंदूज और मुस्लिम्स कलेक्टिवली कॉलोनियल रूल को चैलेंज करें। रिजल्ट अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलर एक्शन था। गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ने वाले स्टूडेंट्स, कोर्ट्स का बॉयकॉट करने वाले लॉयर्स, स्ट्राइक्स करने वाले वर्कर्स और कंट्री साइड में डिसकंटेंट दिखाने वाले पेजेंट्स सब अलग अलग रूपों में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन यह एक सटल पॉइंट है। हर ग्रुप ने नॉन कोऑपरेशन को एग्जैक्टली लीडरशिप के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार नहीं समझा। हिल ट्राइब्स ने नॉर्दर्न आंध्रा में फॉरेस्ट लॉज वायलेट किए, अवध के फार्मर्स ने टैक्सेस नहीं दिए और कुमौन के पेजेंट्स ने कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लोड्स कैरी करने से मना किया। यानी पॉपुलर मूवमेंट में लोकल इंटरेस्ट और ऊपर से दिए गए नेशनलिस्ट कॉल दोनों इंटरैक्ट कर रहे थे। नॉन कोऑपरेशन का कैरेक्टर बहुत यूजफुल फ्रेज में समझो, पीसफुल होने के लिए नेगेटिव, लेकिन इफेक्टिव होने के लिए पॉजिटिव। इसमें डिनायल, रिनंसिएशन और सेल्फ डिसिप्लिन शामिल थे। यह सेल्फ रूल की ट्रेनिंग भी माना गया। इसीलिए मूवमेंट ने ब्रिटिश राज को 1857 के रिवोल्ट के बाद पहली बार फाउंडेशंस तक शेक किया। अब टर्निंग पॉइंट आता है फरवरी 1922 में चौरी चौरा यूनाइटेड प्रोविंसेस के एक हैमलेट में पीजेंट्स ने पुलिस स्टेशन पर अटैक करके उसे जला दिया और कई कांस्टेबल्स मारे गए। गांधी जी ने वायलेंस को सत्याग्रह की डिसिप्लिन के विरुद्ध माना और मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया।
यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर लिखते हैं कि मूवमेंट फेलियर के कारण बंद हुआ। बेटर आंसर है कि चौरी चौरा की वायलेंस ने गांधी को इसे वापस लेने पर मजबूर किया। गांधी का रीजनिंग क्लियर था। कोई प्रोवोकेशन डिफेंसलेस मैन की ब्रूटल मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर सकता। नॉन कोऑपरेशन केवल ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट नहीं था, यह सेल्फ डिसिप्लिन और नॉन वायलेंस की मॉरल ट्रेनिंग भी था। इसलिए एक वायलेंट इंसिडेंट उनके लिए टैक्टिकल सेटबैक से ज्यादा मूवमेंट के प्रिंसिपल्स का ब्रीच था। गांधी मार्च 1922 में अरेस्ट हुए और सेडिशन के चार्ज में ट्रायल हुआ। जज सीएन ब्रूमफील्ड ने उन्हें मिलियंस के लिए पेट्रियट और लीडर माना, फिर भी लॉ वायलेट होने के कारण सेंटेंस दिया। यह एपिसोड दिखाता है कि गांधी की पब्लिक रेपुटेशन ओपोनेंट्स और कॉलोनियल ऑफिशियल्स के बीच भी अनयूजुअल थी। एग्जाम में इसे मूवमेंट के इम्पैक्ट और गांधी के स्टैचर के एविडेंस की तरह यूज कर सकते हो। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। गांधी ने एलीट नेशनलिज्म को पीजेंट्स, वर्कर्स और आर्टिसंस तक एक्सपैंड किया, लेकिन मास मोबिलाइजेशन को नॉन वायलेंस और डिसिप्लिन के साथ जोड़ना चाहा। नेक्स्ट हम पूछेंगे कि ऑर्डिनरी पीपल ने गांधी को अपना लीडर क्यों माना। यहीं चरखा, खादी, धोती और रूमर्स का रोल आता है। बाय 1922 नेशनलिज्म प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स तक लिमिटेड नहीं रहा। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स, वर्कर्स और आर्टिसंस पार्टिसिपेट करने लगे। बहुत से लोग गांधी को महात्मा कहते थे क्योंकि वे कॉमन पीपल जैसे ड्रेस करते, उनके बीच रहते और उनकी लैंग्वेज में बोलते थे। सिंपल धोती या लॉइन क्लॉथ ने उनके आइडेंटिफिकेशन विद द पुअर को विजिबल बना दिया। चरखा केवल एक ऑब्जेक्ट नहीं था, गांधी रोज इसका कुछ समय इस्तेमाल करते और नेशनलिस्ट को भी एनकरेज करते। स्पिनिंग ने मेंटल लेबर और मैनुअल लेबर के बीच कास्ट बेस्ड बाउंड्रीज को चैलेंज किया। चरखा सेल्फ रिलायंस, सप्लीमेंट्री इनकम और इंपोर्टेड मिलमेड क्लॉथ के ऑल्टरनेटिव का सिंबल बना। इसलिए एग्जाम में चरखा को सिर्फ विलेज इंडस्ट्री मत लिखना, इसमें सोशल और इकोनॉमिक मीनिंग भी था। गांधी मॉडर्न एज की उस मशीन कल्चर के क्रिटिक थे जिसमें मशीन्स लेबर डिस्प्लेस कर सकती थी और वेल्थ फ्यू हैंड्स में कॉन्सेंट्रेट हो सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे हर मशीनरी डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। सोर्स बताता है कि मशीनरी का यूज पूरेस्ट के सर्विस में रेगुलेट किया जाना चाहिए। ये नुआंस आंसर को मैच्योर बनाता है। पेजेंट्स के बीच गांधी की इमेज रिपोर्ट्स और रूमर से भी बनती थी। कुछ लोगों ने उनके बारे में मिराकुलस पावर्स की स्टोरीज बिलीव की। वे उन्हें गांधी बाबा या गांधी महाराज कहकर सेवियर समझते थे, जो हाई टैक्सेस और ओप्रेसिव ऑफिशियल से रेस्क्यू करे। हिस्टोरियन के लिए रूमर्स लिटरल फैक्ट्स नहीं, बल्कि उस समय के लोगों की होप्स, फियर्स और बिलीव्स की खिड़की हैं। एक सेकंड सोचो, अगर रूमर्स में गांधी को ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया जो लोकल ऑफिशियल्स को ओवररूल कर सकते हैं, तो इससे पेजेंट्स की कौन सी उम्मीद दिखाई देती है? आंसर में डिग्निटी, ऑटोनॉमी, रिलीफ फ्रॉम टैक्सेस और ऑप्रेसिव ऑफिशियल्स से मुक्ति लिख सकते हो। रूमर्स हमें गांधी के बारे में कम और उन्हें मानने वाले लोगों की सोशल कंडीशंस के बारे में ज्यादा बताती हैं। गांधी की मास अपील केवल पर्सनल चार्म से नहीं बनी। कांग्रेस ब्रांचेस अलग अलग पार्ट्स में सेटअप हुई, प्रिंसली स्टेट्स में प्रजा मंडल्स बनाए गए और नेशनलिस्ट मैसेज मदर टंग में कम्युनिकेट करने पर जोर दिया गया। प्रोविंशियल कमिटीज लिंग्विस्टिक रीजन्स पर बेस्ड हुई, ब्रिटिश इंडिया की आर्टिफिशियल बाउंड्रीज पर नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनलिज्म को फारदेस्ट कॉर्नर्स तक पहुंचाया। और सपोर्टर्स भी डाइवर्स थे। पुअर पेजेंट्स के साथ प्रॉस्परस बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मोटिवेशंस अलग हो सकते थे। गांधी के फॉलोअर्स में वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस और कई अन्य रीजंस तथा रिलीजियस ट्रेडिशन से आए लीडर्स शामिल थे। लीडरशिप नेटवर्क ने मूवमेंट को वाइडर बनाया। गांधी पॉलिटिशियन के साथ सोशल रिफॉर्मर भी थे। वे चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी जैसी सोशल इवल्स को हटाना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम हार्मनी उनके लिए फ्रीडम का एसेंशियल हिस्सा थी। इकोनॉमिक फ्रंट पर खादी और सेल्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट थे। यानी स्वराज का अर्थ केवल ब्रिटिश रूल का एंड नहीं, बल्कि सोसाइटी को भीतर से रिफॉर्म करना भी था। यही एक कॉमन कंफ्यूजन है। क्या गांधी का नेशनलिज्म केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस था? नहीं,
चैप्टर में पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ सोशल इक्वालिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज का विरोध, इंटरफेथ टॉलरेंस और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस जुड़े हुए हैं। ये इंटीग्रेटेड विजन शॉर्ट आंसर में 2 या 3 डायमेंशंस के साथ लिखना हाई वैल्यू होगा। अब हम सॉल्ट सत्याग्रह की ओर बढ़ते हैं। नॉन कॉपरेशन के बाद गांधी कुछ समय सोशल रिफॉर्म वर्क पर फोकस रहे। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध और बारडोली पेजेंट सत्याग्रह को सपोर्ट मिला। दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट चुने गए और पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस कांग्रेस गोल बना। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया। फ्लैग होइस्टिंग, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स और कंस्ट्रक्टिव वर्क के साथ लोगों ने फ्रीडम के राइट की प्लेज ली। कंस्ट्रक्टिव वर्क में स्पिनिंग, अनटचेबल्स की सर्विस, हिंदूज और मुस्लिम्स का रीयूनियन और प्रोहिबिशन वर्क शामिल हो सकते थे। यह फिर दिखाता है कि पॉलिटिकल एक्शन और सोशल रिफॉर्म साथ साथ चल रहे थे। फिर गांधी ने सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए मार्च अनाउंस किया। ब्रिटिश स्टेट सॉल्ट के मैन्युफैक्चर और सेल पर मोनोपोली रखता था। हर हाउस होल्ड में सॉल्ट इंडिस्पेंसिबल था। फिर भी लोग डोमेस्टिक यूज के लिए भी फ्रीली सॉल्ट नहीं बना सकते थे और हाई प्राइस पर खरीदना पड़ता था। गांधी ने एक ऐसी चीज चुनी जिसे हर सोशल क्लास समझ सके और जिससे कॉलोनियल ऑपरेशन घर घर जुड़ जाए। सॉल्ट को सिंबल बनाने के पीछे टैक्टिकल विजडम थी। यह केवल टैक्स का इशू नहीं था। नेचुरल सॉल्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता था, विलेज इंडस्ट्री को चोट लगती थी, पब्लिक को एसेंशियल नेसेसिटी से रोका जाता था और टैक्स बहुत ऑप्रेसिव था। इसलिए सॉल्ट मोनोपोली को फोरफोल्ड कर्ज कहा गया। एक सिंपल डेली नेसेसिटी ने वाइडर एंटी कॉलोनियल डिसकंटेंट को रिप्रेजेंट किया। 12 मार्च 1930 को गांधी साबरमती आश्रम से ओशन की ओर चले। 3 वीक्स बाद वे डेस्टिनेशन पर पहुंचे और सॉल्ट बनाकर लॉ की नजर में क्रिमिनल बन गए। 6 अप्रैल को सत्याग्रहीस ने नेचुरल सॉल्ट उठाया। पैरेलल सॉल्ट मार्चेस भी कंट्री के दूसरे पार्ट्स में हुए। यह इवेंट सिविल डिसोबीडियंस को विजिबल, सिंपल और मास बेस्ड बनाता है। एक एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई और सॉल्ट लॉ ब्रेक करने की एक्शन किस डेट से जुड़ी है? शुरुआत 12 मार्च 1930 और दांडी पर नेचुरल सॉल्ट उठाने की डेट 6 अप्रैल 1930। डेट्स को आइसोलेटेड लिस्ट की तरह नहीं, सीक्वेंस की तरह याद करो। पूर्ण स्वराज, इंडिपेंडेंस डे, दांडी मार्च और फिर वाइडर सिविल डिसोबीडियंस। सॉल्ट मार्च के बाद प्रोटेस्ट कई फॉर्म्स में फैल गए। पेजेंट्स ने फॉरेस्ट लॉज ब्रीच किए, फैक्ट्री वर्कर्स स्ट्राइक पर गए, लॉयर्स ने ब्रिटिश कोर्ट्स बॉयकॉट किए और स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से दूरी बनाई। लगभग 60,000 इंडियंस गिरफ्तार हुए, जिनमें गांधी भी शामिल थे। यहाँ सिविल डिसोबीडियंस का अर्थ है अनजस्ट कॉलोनियल लॉज को ओपनली और नॉन वायलेंटली तोड़ना। सॉल्ट मार्च ने विमेन की पार्टिसिपेशन को भी बड़े स्केल पर सामने लाया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी को प्रोटेस्ट केवल मेन तक सीमित न रखने के लिए परस्यूएट किया। कई विमेन ने सॉल्ट या लिकर लॉज तोड़कर अरेस्ट कोर्ट की। इसलिए सॉल्ट सत्याग्रह की सिग्निफिकेंस लिखते समय वर्ल्ड अटेंशन, विमेन्स पार्टिसिपेशन और ब्रिटिश रियलाइजेशन, ये 3 पॉइंट्स जरूर जोड़ो। सॉल्ट मार्च ने गांधी को यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस के थ्रू वर्ल्ड अटेंशन दिलाई। शुरुआत में कुछ रिपोर्ट्स ने उनकी फिजिकल अपीयरेंस और मार्च की फिजिबिलिटी का मजाक उड़ाया, लेकिन मास फॉलोइंग देखकर असेसमेंट बदल गया। ब्रिटिश रूलर्स को रियलाइज हुआ कि राज हमेशा नहीं चल सकता और इंडियंस को पावर डिवॉल्व करनी होगी। अब एक छोटा एडजी स्टडी मोमेंट। अगर तुम्हें डाउट हो कि साल्ट सत्याग्रह को नॉन कोऑपरेशन से कैसे कंपेयर करें, तो एडजी के एआई ट्यूटर से एग्जैक्ट डाउट पूछकर स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन बनवा सकते हो। लेकिन पहले खुद 2 कॉलम्स सोचो। नॉन कोऑपरेशन में इंस्टीट्यूशन से विड्रॉल, जबकि सिविल डिसोबीडियंस में स्पेसिफिक कॉलोनियल लॉज का ओपन वायलेशन। सॉल्ट मार्च के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का फेज आया। गांधी इरविन पैक्ट के टर्म्स में सिविल डिसोबीडियंस कॉल ऑफ करना, प्रिजनर्स रिलीज करना और कोस्ट पर सॉल्ट मैन्युफैक्चर अलाउ करना शामिल था। रेडिकल नेशनलिस्ट्स ने क्रिटिसिज्म किया क्योंकि गांधी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की कमिटमेंट ऑब्टेन नहीं कर पाए, केवल फ्यूचर टॉक्स का एश्योरेंस मिला। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
लेकिन उनके क्लेम को 3 साइड से चैलेंज मिला। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम माइनॉरिटी के इंटरेस्ट का दावा किया। प्रिंसेस ने कहा कि कांग्रेस का उनके टेरिटरीज में स्टेक नहीं है। और बी आर अम्बेडकर ने कहा कि गांधी और कांग्रेस लोएस्ट कास्ट को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए कॉन्फ्रेंस इनकंक्लूसिव रहा। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इशू बहुत केयरफुली समझना है। गांधी का आर्ग्यूमेंट था कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स उन्हें परमानेंटली अलग रख सकते हैं और अनटचेबिलिटी का स्टिग्मा परपेचुएट कर सकते हैं। उनका फोकस इंटीग्रेशन और अनटचेबिलिटी डिस्ट्रॉय करने पर था। लेकिन अंबेडकर ने पॉलिटिकल पावर को प्रोटेक्शन और सेल्फ एडवोकेसी के लिए एसेंशियल माना, क्योंकि डिप्रेस्ड क्लासेस सोशल और इकोनॉमिक ऑपरेशन झेल रहे थे। यहाँ गांधी और अंबेडकर को सिंपली राइट वर्सेस रॉन्ग मत बनाना। एग्जाम में दोनों पोजीशंस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करो। गांधी सोशल इंटीग्रेशन और शेयर्ड सोसाइटी की चिंता कर रहे थे। अंबेडकर ओप्रेस्ड कम्युनिटी की पॉलिटिकल सेफगार्ड्स और इंडिपेंडेंट पावर की आवश्यकता पर जोर दे रहे थे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में बैलेंस्ड कंपैरिजन मार्क्स दिला सकता है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का कुछ फॉर्म प्रॉमिस किया। 1937 के इलेक्शंस में रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज के बावजूद कांग्रेस ने कॉम्प्रिहेंसिव हासिल की और 11 में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर्स बने। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। गांधी और नेहरू नाजीज के आलोचक थे, लेकिन वे चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का प्रॉमिस करे। ब्रिटिश ने प्रॉमिस नहीं किया, इसलिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अक्टूबर 1939 में रिजाइन किया। 1940 और 1941 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुए। इसी समय मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के लिए ऑटोनॉमी की डिमांड उठाई। अब पॉलिटिकल स्ट्रगल सिंपल इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश नहीं रही, ये कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश के बीच 3-वे स्ट्रगल बन गई। 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स कॉम्प्रोमाइज बनाने इंडिया आए, लेकिन टॉक्स टूट गईं। कांग्रेस चाहती थी कि अगर इंडिया ब्रिटिश को एक्सेस पावर से डिफेंड करने में हेल्प करे तो वाइसरॉय पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को डिफेंस मेंबर अपॉइंट करे। यह फेलियर क्विट इंडिया मूवमेंट की इमीडिएट बैकग्राउंड बना। अगस्त 1942 में क्विट इंडिया कैंपेन शुरू हुआ। गांधी तुरंत जेल कर दिए गए, लेकिन यंगर एक्टिविस्ट ने स्ट्राइक्स और सैबोटाज ऑर्गेनाइज किए। जयप्रकाश नारायण जैसे सोशलिस्ट कांग्रेस मेंबर्स अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस में एक्टिव रहे। सतारा और मेदिनीपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स प्रोक्लेम हुई। ब्रिटिश रिप्रेशन स्ट्रॉन्ग था, फिर भी रिबेलियन को सप्रेस करने में 1 साल से ज्यादा लगा। क्विट इंडिया जेन्युइनली मास मूवमेंट था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑर्डिनरी इंडियंस इसमें आए और यंग पीपल स्पेशली एनर्जाइज हुए। बहुत से स्टूडेंट्स कॉलेजेस छोड़कर जेल गए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी था। जब कांग्रेस लीडर्स जेल में थे, जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया, खासकर पंजाब और सिंध में। 1944 में रिलीज होने के बाद गांधी ने जिन्ना से मीटिंग्स करके कांग्रेस और लीग के बीच गैप ब्रिज करने की कोशिश की। 1945 में ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट आई और इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की कमिटमेंट की। 1946 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने जनरल कैटेगरी में विक्ट्री पाई, जबकि मुस्लिम सीट्स में लीग ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जीती। पॉलिटिकल पोलराइजेशन अब कंप्लीट हो गई। कैबिनेट मिशन इंडिया को यूनाइटेड रखने के लिए फेडरल सिस्टम और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पर एग्रीमेंट चाहता था, लेकिन कांग्रेस और लीग सहमत नहीं हुए। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कलकत्ता में ब्लडी राइट्स हुए। वायलेंस बंगाल, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंसेस और पंजाब तक फैली। कुछ जगह मुस्लिम्स मेन सफरर्स थे, कुछ जगह हिंदूस। चैप्टर इस वायलेंस को कम्युनल पोलराइजेशन की गंभीरता के रूप में दिखाता है। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन वाइसरॉय बने। अंतिम टॉक्स इनकंक्लूसिव रहने पर ब्रिटिश इंडिया को फ्री करने के साथ डिवाइड करने की घोषणा हुई। ट्रांसफर ऑफ पावर 15 अगस्त के लिए तय हुआ। इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट हुई, लेकिन गांधी इस सेलिब्रेशन के सेंटर में उपस्थित नहीं थे। यही हमें अगले सेक्शन में ले जाता है, जहां फ्रीडम और पार्टीशन के इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शन को समझेंगे। 15 अगस्त 1947 को गांधी दिल्ली की फेस्टिविटीज में नहीं गए और कलकत्ता में भी फ्लैग नहीं होइस्ट किया। उन्होंने 24 HOUR फास्ट रखा, क्योंकि फ्रीडम एक डिवाइडेड नेशन और कम्युनल वायलेंस के अनएक्सेप्टेबल प्राइस पर आई थी।
सितंबर और अक्टूबर में वे हॉस्पिटल्स और रेफ्यूजी कैंप्स गए, डिस्ट्रेस्ड लोगों को कंफर्ट दिया और सिख्स, हिंदूज तथा मुस्लिम से फेलोशिप और पीस की अपील की। गांधी और नेहरू की इनिशिएटिव पर कांग्रेस ने माइनॉरिटी राइट्स पर रेजोल्यूशन पास किया। आइडिया था कि इंडिया मेनी रिलीजन्स और रेसेस की लैंड है और डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट होना चाहिए, जहां सिटीजन्स को रिलीजन के आधार पर अनइक्वल न माना जाए। गांधी की कंसर्न केवल मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए नहीं थी, वे माइनॉरिटीज की सेफ्टी और राइट्स को इक्वली इम्पोर्टेंट मानते थे। दिल्ली में भी गांधी कम्युनल वायलेंस के बीच पीस वर्क करते रहे। रिफ्यूजीज कभी उनकी प्रेयर मीटिंग्स में कुरान रीडिंग्स पर ऑब्जेक्शन करते, कभी पूछते कि पाकिस्तान में सफरिंग हिंदूज और सिख्स की बात क्यों नहीं हो रही। गांधी का रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट था, वे दोनों साइड्स के सफरिंग के लिए कंसर्न थे और किसी कम्युनिटी की डोमिनेशन नहीं चाहते थे। 20 जनवरी 1948 को गांधी की लाइफ पर अटेम्प्ट हुआ, फिर भी वे अनवांटेड रहे। 26 जनवरी की प्रेयर मीटिंग में उन्होंने इक्वालिटी ऑफ ऑल क्लासेस एंड क्रीड्स की होप व्यक्त की। उनका विजन था कि ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल डिवीजन के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें और फ्रेंडशिप बनाए रखें। 30 जनवरी 1948 की इवनिंग प्रेयर मीटिंग में गांधी को नथुराम गोडसे ने गोली मार दी। उनकी डेथ पर इंडिया और इंटरनेशनल वर्ल्ड में ग्रीफ हुआ। चैप्टर के हिसाब से उनकी लेगेसी को केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से नहीं, फ्रेंडशिप बिटवीन डिफरेंट फेथ्स, पीस, इक्वालिटी और कम्युनल हार्मनी की लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट से समझना चाहिए। अब क्विक रिकैप। गांधी के फाइनल इयर्स में तीन कॉन्ट्रास्ट दिखते हैं। फ्रीडम आई, लेकिन पार्टीशन के साथ। नेशन इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन कम्युनल वायलेंस जारी रही। और पॉलिटिकल विक्ट्री के बीच गांधी पीस और माइनॉरिटी राइट्स के लिए अकेले चलते रहे। इसीलिए चैप्टर उनके पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्क को उनकी फाइनेस्ट आवर के रूप में डिस्कस करता है। अब चैप्टर का हिस्टोरियन वाला हिस्सा। गांधी को जानने के लिए हिस्टोरियंस कई काइंड्स ऑफ सोर्सेज यूज करते हैं। राइटिंग्स और स्पीचेस, प्राइवेट लेटर्स, ऑटोबायोग्राफीज, गवर्नमेंट और पुलिस रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर्स और पॉपुलर रिप्रेजेंटेशंस। हर सोर्स अपने पर्सपेक्टिव और लिमिटेशन के साथ आता है, इसलिए सोर्स को सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं, बल्कि एविडेंस और व्यू पॉइंट की तरह पढ़ना है। स्पीचेस पब्लिक वॉइस दिखाते हैं, जबकि प्राइवेट लेटर्स एंगर, पेन, एंजाइटी, होप और फ्रस्ट्रेशन जैसी पर्सनल फीलिंग्स की ग्लिम्स दे सकते हैं। लेकिन प्राइवेट और पब्लिक डिस्टिंक्शन हमेशा क्लियर नहीं होती। कुछ लेटर्स पब्लिश होने की अवेयरनेस के साथ लिखे जाते हैं और गांधी ने दूसरों के लेटर्स अपने जर्नल में पब्लिश भी किए। इसलिए लेटर को कंप्लीटली प्राइवेट और अनबायस मानना मिस्टेक है। नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और गांधी के लेटर्स कांग्रेस के भीतर सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म, लीडरशिप और डिसएग्रीमेंट को दिखाते हैं। गांधी मीडिएटर की रोल निभाते हुए नेहरू की लीडरशिप और वाइडर यूनिटी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लेटर्स हमें नेशनल मूवमेंट के इंटरनल वर्किंग और कांग्रेस आइडियल्स के डेवलपमेंट की स्पेशल इंसाइट देते हैं। ऑटोबायोग्राफी को भी केयरफुली पढ़ना चाहिए। ये अक्सर मेमोरी से लिखा रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट होता है। ऑथर वही चुन सकता है जो उसे इम्पोर्टेंट लगता है या जिस तरह वह अपनी लाइफ को दूसरों के सामने फ्रेम करना चाहता है। इसलिए हिस्टोरियन को ये भी पूछना चाहिए कि ऑथर ने क्या नहीं बताया और साइलेंस के पीछे कौन से रीजंस हो सकते हैं। पुलिस और होम डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स कॉलोनियल गवर्नमेंट की नज़र दिखाते हैं। वे लोकल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होते थे, लेकिन हायर ऑफिशियल्स वही देख या बिलीव करना चाहते थे, वह भी रिपोर्ट्स में आ सकता था। सॉल्ट मार्च के दौरान कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने मास एंथुजियाज्म को मिनिमाइज किया, जबकि अटेंडेंस, वॉलंटियर्स और प्रोटेस्ट की दूसरी एविडेंस अलग पिक्चर देती है। यही सोर्स क्रिटिसिज्म है। न्यूज़पेपर्स भी न्यूट्रल नहीं होते। इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेज, नेशनलिस्ट और लंदन न्यूज़पेपर्स अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस और वर्ल्ड व्यूज के अनुसार इवेंट्स रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर भी वे वैल्यूएबल हैं क्योंकि वे गांधी की मूवमेंट्स और ऑर्डिनरी इंडियंस की परसेप्शंस ट्रैक करते हैं। बेस्ट आंसर लिखते समय फ्रेज यूज करो। न्यूज़पेपर अकाउंट्स आर इम्पोर्टेंट बट मस्ट बी इंटरप्रेटेड क्रिटिकली। अब टाइमलाइन को एक चेन में रखो।
1915 गांधी रिटर्न, 1917 चंपारण, 1918 अहमदाबाद और खेड़ा, 1919 रोलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग, 1921 नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत, 1922 चौरी चौरा के बाद विड्रोवल, 1929 पूर्ण स्वराज, 1930 दांडी मार्च, 1931 गांधी इरविन पैक्ट, 1942 क्विट इंडिया, 1946 कम्युनल वायलेंस और 1947 पार्टीशन। अब फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे 5 क्वेश्चंस के 1 लाइन आंसर्स बोलो। गांधी कॉमन पीपल से आइडेंटिफाई कैसे करते थे? चरखा नेशनलिज्म का सिंबल क्यों बना? सॉल्ट लॉज इंपॉर्टेंट क्यों बने? नॉन कॉपरेशन कैसे प्रोटेस्ट था? न्यूज़पेपर्स हिस्टोरिकल सोर्स क्यों हैं? अगर किसी आंसर में केवल डेट है और रीजनिंग नहीं, तो आंसर अधूरा है। आंसर राइटिंग का सिंपल फ्रेम याद रखो। पहले कॉन्टेक्स्ट, फिर गांधी की एक्शन या स्ट्रैटेजी, उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन और अंत में सिग्निफिकेंस या लिमिटेशन। उदाहरण के लिए सॉल्ट सत्याग्रह में सॉल्ट मोनोपोली का कॉन्टेक्स्ट, डांडी मार्च की एक्शन, विमेन और अदर ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन, फिर वर्ल्ड अटेंशन और ब्रिटिश रियलाइजेशन। ये स्ट्रक्चर 100 से 150 वर्ड्स के आंसर को फोकस्ड रखेगा। एक कॉमन मिस्टेक फिर से, गांधी को पूरी तरह सिंगल हैंडेड हीरो की तरह मत प्रेजेंट करना। चैप्टर बताता है कि हिस्ट्री ने गांधी को शेप किया, फॉलोअर्स और ऑर्गेनाइजेशन ने गांधीयन नेशनलिज्म को एक्सपैंड किया और पीजेंट्स, वर्कर्स, विमेन, स्टूडेंट्स तथा कई कम्युनिटीज ने मूवमेंट्स को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। साथ ही गांधी की लिमिट्स और अंबेडकर जैसे क्रिटिक्स को भी आंसर में जगह दो। आज का छोटा नेक्स्ट स्टेप यह है, नोटबुक में एक 2 कॉलम टाइमलाइन बनाओ और हर इवेंट के सामने उसका सेंट्रल आइडिया लिखो। रॉलेट के सामने रिप्रेशन, नॉन कोऑपरेशन के सामने विड्रॉल, चौरी चौरा के सामने वायलेंस और विड्रॉल, सॉल्ट मार्च के सामने सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया के सामने मास रेजिस्टेंस और 1947 के बाद गांधी के सामने कम्युनल हार्मनी। फिर अपने आंसर्स 8G के एक्टिव रिकॉल या एग्जैक्ट डाउट प्रैक्टिस में टेस्ट कर लेना। तो चैप्टर का डीपेस्ट टेकअवे ये है कि फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटिकल एक्शन और सोशल रिफॉर्म दोनों था। सत्याग्रह ने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस दिया, मास मूवमेंट्स ने नेशनलिज्म को ब्रॉड बनाया, चरखा और खादी ने सेल्फ रिलायंस का सिंबल दिया, सॉल्ट सत्याग्रह ने ऑर्डिनरी नेसेसिटी को नेशनल प्रोटेस्ट बनाया और गांधी के अंतिम दिनों ने पीस तथा इक्वल सिटीजनशिप की इम्पोर्टेंस याद दिलाई। तुमने बहुत सब्सटैंशियल रिवीजन किया है। मैं गौरव और मेरे साथ स्वाति तुमसे विदा लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज रिकैप करो। कॉमन मिस्टेक याद रखो कि मूवमेंट्स और सोशल रिफॉर्म को अलग अलग बॉक्सेस में मत बंद करना और आज ही एक 100 से 150 वर्ड्स का आंसर लिखो। महात्मा गांधी ने नेशनलिस्ट मूवमेंट की नेचर कैसे ट्रांसफॉर्म की? अगर लिखते समय डाउट आए, एडजी को अपने पर्सनल AI ट्यूटर की तरह यूज करके क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अनपैक करना। आराम से पढ़ो, रीजनिंग के साथ लिखो और अगले रिवीजन में फिर मिलते हैं।